This video is about the IELTS preparation within 1 month. Like if you have days less than 20 or 25, you can get help from that video. और अपना टाइम वेस्ट मत करें, ना अपना पैसा वेस्ट करें। एकेडमीज में जाकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पर आप 20-20 हजार देंगे, 25-25 हजार मिलेंगे, सारा दिन लेक्चर सुन के वापस आ जाएंगे और इतने हैक्टिक रूटीन से आप तंग आके प्रिपरेशन भी नहीं कर सकेंगे। बेहतर यही है कि घर पर आइल्स की तैयारी करें और कुछ हेल्प आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। सबसे बेहतर टीचर यूट्यूब है, आप यूट्यूब से हेल्प लें। मेरी इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा गाइड किया गया है। आप घर पर तैयारी करें, एकेडमीज में पैसे वेस्ट मत करें। कोई ट्विटर, कोई एकेडमी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आपकी विल पावर ही आपको हेल्प कर सकती है आइल्स क्लियर करने में। व्यूअर्स, आप जब भी मेरे चैनल को ओपन करें या मेरी किसी वीडियो को ओपन करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक रेड बटन है, इसको प्रेस करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक करें और यहाँ पर बेल आइकन से ऑल को प्रेस करें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद अनम। मैं ज़ैनब हूँ, अनम की सिस्टर, और मैंने रिसेंटली आइल्स अटेम्प्ट किया था। तो अनम ने मुझे कहा कि मैं उसके चैनल के लिए आपको थोड़ा बहुत आइल्स के बारे में गाइड करूँ कि आइल्स रजिस्टर कैसे करवाया जाता है, आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करवाई जाती है, की जाती है। और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था क्योंकि मैं ऑनलाइन जॉब करती थी और साथ साथ मैंने आइल्स भी अटेम्प्ट करना था क्योंकि मुझे स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जस्ट 25 डेज थे और उनमें मैंने आइल्स की प्रिपरेशन की और फाइनली मेरे 7 बैंड्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था लेकिन प्रिपरेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा की थी। तो मैं आज आपको गाइड करती हूँ कि कैसे आप शॉर्ट टाइम में, अगर आपके पास टाइम कम है, विद इन 1 मंथ आप कैसे आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपके अच्छे बैंड्स आ जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि आपने जब आइल्स अटेम्प्ट करना है ना, तो बैरन्स की आइल्स की बुक मुझे सबसे बेहतर लगी थी। हालांकि सब कहते हैं कि कैम्ब्रिज की बुक्स ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन मुझे बैरन्स की सबसे बेहतर आइल्स की बुक लगी थी। और मैंने आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या किया था कि वो मैंने अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया था। मेरे पास गूगल ड्राइव में उसका लिंक है, मैं आपके साथ ये डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करूँगी। ये देखें आप, मेरे पास सारी बुक्स इसमें सॉफ्ट फॉर्म में हैं। ये मैं आपके साथ सारी शेयर कर दूँगी ताकि अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं आइल्स की बुक्स। अच्छा, आपने आइल्स की कैम्ब्रिज की बुक्स लेनी है 1 to पार्ट 16 और प्रिपरेशन आपने इस तरह स्टार्ट करनी है कि आपने ये नहीं करना कि आप आइल्स की कैम्ब्रिज पार्ट 1 से स्टार्ट कर दें। आपने पार्ट 16 से स्टार्ट करना है। 16 टू बैकवर्ड आपने जाना है, 16, 15, 14, 13, इस तरह आपने जितनी कर सकते हैं वो कर लें। मैं आपको सही बताऊं कि मैं 9th जस्ट 16 to 9 तक मैं प्रिपरेशन कर सकी थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी 16 की 16 बुक्स प्रिपेयर करती। तो मैंने सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका मैं आइल्स की प्रिपरेशन का आपको बताऊं कि आपने जब आइल्स प्रिपेयर स्टार्ट करनी है तो आपने आइल्स के लिए सबसे पहले लिसनिंग मॉड्यूल स्टार्ट करना है। आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जब भी आप आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपने लिसनिंग से स्टार्ट करना है क्योंकि लिसनिंग इसमें सबसे इजी पार्ट होता है। और अगर आप लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करेगा और आपको, बल्कि जब आप स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके अगर फर्स्ट टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपके 21 आते हैं, फिर सेकंड में 22 आएंगे, 23 आएंगे, 23 आएंगे, आते आते इंशाल्लाह आपके 38, 39 तक आएंगे। जब मैंने फर्स्ट लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट किया था तो मेरे उसमें 18 मार्क्स आए थे। मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मैं ये नहीं कर सकूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ मैंने उसमें मेरे फाइनली 38 तक मार्क्स आए थे। और होता ये कि ये मत समझें कि अगर आपके यहाँ पर 38, 39 मार्क्स आ गए तो आपके आइल्स में भी
टेस्ट में भी इतने ही मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम गलतियाँ करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके यहाँ पे 38 मार्क्स आए हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके पेपर टेस्ट में तकरीबन 32-31 तक आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। यानी आपने प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखनी है कि आपके अगर 40 घर पे प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन आ रहे हैं तो आपके 32-33 तक टेस्ट में आ जाएं। अच्छा, लिसनिंग से आपने स्टार्ट करना है। लिसनिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगी। एक तो सर असद याकूब हैं जो आइल्स ट्रेनर हैं, वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। मैंने अपनी तैयारी जो की थी ज़्यादा उन्हीं के लेक्चर से की थी, बुक से भी ज़्यादा कंसंट्रेट मैंने सर असद याकूब के लेक्चर्स को किया था, और उनकी हेल्प की वजह से मेरे इतने अच्छे बैंड्स आए थे। अच्छा, उनके उससे आपने हेल्प लेनी है लिसनिंग के, वो आपको बताएंगे। आपने अगर लिसनिंग में चार्ट आता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, अगर लिसनिंग में चार्ट ने अगर लिसनिंग में आपको सुनने में आसानी होगी कि किस तरह वो इंग्लिश एक्सेंट को हम लोग हजम कर सकते हैं, वो तो आपको पता है, हम देसी लोग हैं, हम लोगों को समझने में मुश्किल होती है। तो सेकंड जो मैं आपको बताऊं, सेकंड इजीएस्ट पार्ट जो है वो मुझे राइटिंग का लगा था। हालांकि राइटिंग से भी ज़्यादा इजी टास्क जो है वो स्पीकिंग का होता है, लेकिन स्पीकिंग का मैं आपको बाद में गाइड करूंगी। पहले आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में मैं आपको जस्ट राइटिंग एंड लिसनिंग का बताऊंगी। राइटिंग में हमने क्या करना है कि जब आपने राइटिंग का स्टार्ट लेना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने टेंसेस को इम्प्रूव कर लेना है। सबसे पहले आपने 2 दिन लगाने हैं अपने टेंसेस को देखने, और टेंसेस में भी ये नहीं करना कि अगर आपके पास 30 दिन है तो आप 2 दिन पूरा सारा दिन टेंसेस बच्चों की तरह देखते रहें। अगर हम टेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे फिर भी आप कंफ्यूज होंगे। जाहिर है जो आइल्स दे रहा है वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट ही होगा तो वो आइल्स देगा, 1 क्लास का बच्चा थोड़ी होगा। तो हमने उस तरह उसको प्रिपेयर नहीं करना है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। जस्ट थॉरली आप देखें कि प्रेजेंट टेंस में क्या है, पास्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर में हमने क्या करना है, सिंपल आपने ये देखना है, ठीक है। राइटिंग में क्या होता है कि आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। राइटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास होता है ऐसे हमने लिखना होता है। ऐसे आपका 40 मिनट हमें दिए जाते हैं, और ये लॉन्ग पार्ट होता है। इसमें हमारे मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं और इसमें बैंड्स भी ज़्यादा लेने के चांसेस होते हैं। सेकंड जो होता है वो हमारे पास चार्ट होता है, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि इस चार्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसमें हम या तो जो ऐसे होता है वो या तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे होता है या ओपिनियन पे होता है। तो जब हमने उसकी प्रिपरेशन, जो ऐसे लिखने का तरीका होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपने ऐसे में क्या करना होता है। उसमें आपने 250 to 300 वर्ड्स हमने लिखने होते हैं, तो इससे ज़्यादा वर्ड्स अगर आप करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ट्राई करें कि आपके वर्ड्स विद इन लिमिट ही हों। जब आपने इसके पैराग्राफ बना लेने, जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें हमने क्या करना है, ये थीसिस स्टेटमेंट होती है। जैसे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या एमएस किया है तो हम उसमें थीसिस राइट करते हैं, आपको आइडिया होगा कैसे करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट का ये होता है कि जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट में हम पूरे थीसिस को एक्सप्लेन करते हैं, पहली लाइन में हम इंट्रोडक्शन देंगे, सेकंड लाइन में हम ये बताएंगे कि उसका हाइपोथेसिस क्या है, उसका क्वेश्चन क्या बनता है, थर्ड लाइन में हम ये बताएंगे कि हमने इसमें क्या कंक्लूड किए, फाइनल इसका जो होता है वो कंक्लूजन होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मेरे पास एक ऐसे स्टेटमेंट आती है, डू यू थिंक इट इज़ बेटर फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क बिफोर देयर यूनिवर्सिटी स्टडी, वाई, यूज रीजन एंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर चॉइस। अच्छा, ये हमारे पास एक आ गई है स्टेटमेंट। इसको मैंने अगर एक्सप्लेन करना है, ऐसे में करना है तो क्या करेंगे हम, Nowadays, many students work along with their studies or they take a gap between study and work is in that time to meet their expenses. But question is that it is necessary to work before the university study. ये हमारे पास आ गया हमारा hypothesis.
फिर हमने बताना है कि मैं इसके साथ एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड आई विल सपोर्ट माई आंसर विद द एग्जाम्पल्स। अगर मैं इसको एग्री करती हूँ तो मैं आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट लिखूंगी। अगर मैं इसे डिसएग्री करती हूँ तो मैं लिख दूंगी कि आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड आई विल सपोर्ट माई आंसर विद द एग्जाम्पल्स। और उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें इसमें अगर मैंने एग्री किया है तो मैं अपनी एग्री करने की रीजंस लिखूंगी, और अगर मैंने डिसएग्री किया है तो डिसएग्री करने की रीजन लिखूंगी। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में मैंने स्टार्ट करना है ऑन दी अदर हैंड से। ठीक है, कि अगर मैंने एग्री किया तो कुछ लोग इसको डिसएग्री भी करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, मैंने वो रीजन भी देनी है। थर्ड पैराग्राफ में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, और लास्ट मैंने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने बताना है कि इसमें इस ऐसे में आपने क्या लिखा है, एग्री किस चीज से किया, डिसएग्री किस चीज से की है। अच्छा, जब आपने ये ऐसे लिखना है तो इसमें आपने क्या करना है, कुछ चीजें मैं आपको खास तौर पे बताती हूँ जो हमने लिखनी होती हैं। जैसे कि सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं। अगर आप आइल्स देंगे, इंशाल्लाह आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा मैटर आइल्स के एसे में सेंटेंस कनेक्टर्स करते हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होते हैं कि जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे होते हैं। वो कुछ वर्ड्स मैं आपको खास तौर पे बताती हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और मैं अपनी व्लॉग के एंड में बाकायदा अपनी जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसके स्क्रीनशॉट भी आपको ऐड कर दूंगी, ताकि अगर आपको मेरी समझने में मुश्किल है तो आप देखकर उसको प्रिपेयर कर सकें। सेंटेंस कनेक्टर में खास तौर पे आते हैं जैसे हाउ एवर, बट, वेयर एज, वाइल। ये 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से उस वक्त कर रहे होते हैं कनेक्ट जब के कंट्रास्ट सेंटेंसेस हों। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है जो पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड हम जो सेंटेंसेस हों, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है जो पॉजिटिव है लेकिन सेकंड हम जो यूज करेंगे वो नेगेटिव कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम हाउ एवर, बट, वेयर एज एंड वाइल यूज करेंगे। सेकंड जो होता है वो है कि अगर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के सीक्वेंस में है, तो जैसे हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं और सेकेंड उसी का जो सीक्वेंस है वो सेकंड सेंटेंस आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, फर्दर, फर्दर मोर, देन, हुज लीड्स टू, ये यूज हम करेंगे। थर्ड जो होता है वो क्या है कि एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस से कंट्रास्ट में नहीं है बल्कि सिंपल है, तो सिमिलर है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, मोर ओवर, also in addition to it, that being said, apart from this, ये वर्ड्स हम उस वक्त यूज करेंगे जबकि सेंटेंसेस सिमिलर होंगे। इन कनेक्टर्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइल्स के बैंड्स आपके इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंपल। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमने फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसमें तो इंट्रोडक्शन होगा, उसमें आप कोशिश करें कुछ वर्ड्स यूज करें जैसे नाउ अ डेज, ऑल्दो, बट, ये कुछ वर्ड्स आप जरूर ऐड करें। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे ऐसे को फर्स्ट पैराग्राफ में, यानी जो इंट्रोडक्शन है या जो जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उस ऐसे का, उसमें हमने कुछ वर्ड्स जरूर यूज करने हैं। जैसे कि अनडिनाइबली, अगर कोई लाइन आप जनरल ट्रुथ लिख रहे हैं तो आप इन अनडिनाइबली जरूर यूज करें, अनडाउटफुली यूज करें, इन दिस डे एंड एज। जैसे अगर आप कह रहे हैं नाउ अ डेज, तो आपने फर्स्ट एक दफा लिख लिया नाउ अ डेज, सेकंड में आप लिखें इन दिस डे एंड एज। उसके अलावा जब आप सेकंड पैराग्राफ यूज करें जिसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, या आपके ओपिनियंस हैं, या आप किसी चीज से एग्री डिसएग्री कर रहे हैं, या प्रॉब्लम कॉजेज हैं, तो उस पैराग्राफ में आपने क्या यूज करने हैं, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द ब्राइटर साइड, ऑन वन हैंड, टू बिगिन विद, यूज करें। इस तरह के वर्ड्स आप जरूर यूज करें जब आप थर्ड पैराग्राफ यूज करें जिसमें कि आप उसका डिसएडवांटेज बता रहे हैं या डिसएग्रीमेंट बता रहे हैं, तो उसमें आपने क्या यूज करना है, सेकेंडली, या ऑन द डार्कर साइड, ऑन द अदर हैंड, मूविंग अहेड। इस तरह के वर्ड्स आप थर्ड पैराग्राफ में यूज करें।
फाइनली जब आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे तो आप उसमें ये ज़रूर लिखें, इस तरह के वर्ड ऐड करें, इन दी एंड, एट लास्ट, फाइनली, इन कंक्लूजन, इस तरह के वर्ड्स आप ज़रूर यूज़ करें।